देखिए भैया बहनों, हमने पिछले कालांश में पर्वत के बारे में पढ़ा था। आज हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। अब पठार ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जो पठार होता है, जो इसके आसपास के जो क्षेत्र होता है उससे ऊपर उठा हुआ होता है और ऊपरी भाग मेज के समान होता है। ऊपरी भाग किसके समान होता है? मेज के समान, टेबल के समान होता है। पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। जो पठार है उसके कई किनारे होते हैं और उनका जो ढाल होता है वो खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों मीटर तक होती है। अब पठारों की ऊंचाई क्या होती है? कुछ मीटर से लेकर के 100 मीटर से लेकर के हजारों मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। जो भारत के अंदर दक्कन का पठार है वह भी एक बहुत पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये भी एक ऐसे ही पठार है। और जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार। जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर है। अब पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अब जो खनिज क्षेत्र है वो अधिकांशतः पठारी भागों में ही स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का जो पठार है सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जो भारत के अंदर छोटा नागपुर है उसमें कोयला, लोहा और मैग्नीज के भी अथाह भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात बने हुए होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। और भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण शिखर नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग प्रपात है। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात बना हुआ है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। जो काली मिट्टी होती है वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब कई पठार क्या होते हैं? रमणीय होते हैं जहां पर्यटकों को वो आकर्षित करते हैं। इसके बाद में आता है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। जो मैदान होते हैं समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। कुछ मैदान समतल, कुछ उर्मिल तथा तरांकित हो सकते हैं। अब मैदान भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मैदान समतल हो सकते हैं, कुछ उर्मिल हो सकते हैं तथा
के द्वारा बने हैं। जो मैदान है किसके द्वारा बने गए हैं? नदियों के द्वारा। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, उन्हें अपरदित कर देती है और अपरदित पदार्थ जैसे पत्थर, बालू व सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती है। जो छोटी छोटी घाटियां होती है उनमें निक्षेपित कर देती है और वह मैदान का रूप ले लेते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। जो मैदान होते हैं वो बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। जो मैदान होते हैं विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि लोगों की आवाजाही इन्हीं पे ही रहती है। इसमें मकान बनाना, सड़क बनाना, निर्माण करना, जो कुछ है इन भागों में आसानी से हो जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। अब चीन में कौन सी नदी का उदाहरण है मैदान का? यांगत्से नदी का। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता अधिक मात्रा में रहती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफी उपयुक्त रहता है। अब यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है तो खेती के लिए भी काफी उपयुक्त रहती है। इसलिए भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब जो हमारा भारत देश है इसमें जो गंगा का मैदान है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहाँ गंगा नदी निकली हुई है उसके आसपास में सबसे अधिक लोग, ज्यादा लोग रहते हैं। अब इसके बाद में आता है स्थल रूप एवं लोक। अब स्थल रूपों की विविधता के अनुरूप मानव जीवन यापन करता है, यानी कि जिस प्रकार की स्थल रूप होता है वहां उसी प्रकार का मनुष्य जीवन यापन करता है। मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका तो रेगिस्तान के हिसाब से रहता है ना। इधर से मैदानी भाग है तो मैदानी भाग के हिसाब से रहता है। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। तो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां का जीवन कठिन होता है। अब कठिन क्यों होता है? वहां पर हर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। इस कारण मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए मैदानी भागों का जीवन सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना आदि आसान होता है। अब मैदानों के अंदर घर बनाओ, सड़क बनाओ और कोई चीज खेती करो तो वो सारी चीजें सरल होती है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। उनमें कुछ अंतरों की बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। जब ज्वालामुखी आ गई, बाढ़ आ गई तो ये बहुत भयंकर विनाश का कारण बन जाती है। ये आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसमें आने वाले खतरों को भी कम कर सकते हैं। और हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल के उपयोग में ला सकते हैं? जो जल और स्थल है, जमीन है, इसका हम कितने तरीकों से उपयोग कर सकते हैं?
अब इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों को देख करके भी लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, तो पानी प्रदूषित हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इन महत्वपूर्ण वरदानों का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो हमें प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई है, दी गई है, निःशुल्क जल है, स्थल है, वनस्पतियाँ हैं, इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब ऐसा नहीं कि हमारा काम हो गया, दूसरा आ रहा, वो परेशानी भुगते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इसको सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। इसी प्रकार एक भारत सरकार ने भी कार्यक्रम चला रखा है, स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है। आज के कालांश में बस इतना ही। धन्यवाद।